तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोकैटायन कर लिया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक कार्बन आयन, ठीक है। वही सेम पहले पढ़ेंगे कार्बन आयन क्या होता है और बाद में उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट होता है नॉर्मली आपका वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है, इसलिए आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले देखते कार्बन आयन होता क्या है। तो देखो कार्बन आयन क्या है, यहां पे कार्बन में 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। मतलब कार्बन आयन में कार्बन पे 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ये तो ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो लास्ट वाले में कार्बोकैटायन में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, वो इलेक्ट्रोफाइल था, मतलब लुईस एसिड। यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा है और इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये लुईस बेस हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है ये, और आपका ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ये, ठीक है। पहले कुछ करने के पहले देखो मैं आप लोगों को पहले एक बात समझा देता हूँ। देखो जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो उसमें या तो कैटायन बनता है या फिर अनायन बनता है। मतलब जब कोई रिएक्शन करोगे तो उसका जो इंटरमीडिएट होगा या तो आइदर कैटायन होगा या फिर आइदर अनायन होता है, ठीक है। ये अब देखो होता ये है आपके पास, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 4 इंटरमीडिएट दे दिए, पूछे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो नॉर्मली जो चारों इंटरमीडिएट होते हैं चारों के चारों या तो कैटायन होते हैं या फिर चारों अनायन हो सकते हैं कार्बन आयन, या फिर आगे वाले फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो स्टेबिलिटी होती है वो आपस में पूछा जाता है, मतलब 4 ऑप्शन दिए तो चारों अनायन होंगे और उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो हम लोग पढ़ते भी इसी के अकॉर्डिंग है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपका कार्बोकैटायन में सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, अनायन में सिर्फ अनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, क्योंकि रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि कैटायन भी बन सकता है अनायन भी बन सकता है। रिएक्शन में या तो कैटायन बनने के चांस होंगे या फिर अनायन बनने के चांस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कैटायन भी बन जाए और अनायन भी बन जाए। तो रिएक्शन में 2 में से कोई एक बनता है। तो इसीलिए क्या होता है, आप जब कैटायन बन सकता है तो कैटायन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मैं बस बताना ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होता है जब स्टेबिलिटी का आता है एग्जाम में, मान लो सीधा सीधा स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो चारों ऑप्शन में हो सकता है कैटायन हो और उसमें पूछे बताओ कौन मोस्ट स्टेबल है कौन लीस्ट स्टेबल, या फिर ऑर्डर आ जाए, या फिर चारों में क्या हो अनायन है। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि 2 कैटायन दे दे 2 अनायन दे दे फिर बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। एक्चुअल में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। पर फिर भी मेरे से एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर फिर भी क्या होगा ज़्यादा स्टेबल। तो वैसे देखो ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया है और ना आएगा कि कैटायन को अनायन से स्टेबिलिटी पूछ ले, पर फिर भी अगर आपके पास 2 ऑप्शन है अनायन और कैटायन, दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। अरे देखो पहली बात तो जो कार्बोकैटायन था वहाँ पे बेचारा कार्बन कंगाल था, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, तो वो ऑब्वियस से कम स्टेबल होगा। यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कैटायन और अनायन में ध्यान रखना कि अनायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कैटायन से, क्योंकि अनायन में कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता है। और पर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आया तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, वही न्यूक्लियोफाइल होता है। अब हम लोग इसमें देखो पहले इसका समझ लेते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो नीचे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो सबसे पहला तो एक ये केस हो सकता है जहां पे ये सिंगल बॉन्ड रहे, तो ये आपके पास होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा पिरामिडल, ठीक है। ये पहला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पे माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो वैसे केस में ये बेंट होगा, अरे sp2 है ना, sp2 में तो ठीक है ये बेंट होता है वैसे तो ठीक है sp2 होगा ये। और एक लास्ट केस
तो ये भी क्लियर हो गया, दिस इज sp, ठीक है। तो ये इनके हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब देखो है क्या कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन कम थे, तो कोई भी ग्रुप जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था। तो क्या याद रखना था कि पॉजिटिव चार्ज प्लस आई और प्लस एम से स्टेबलाइज्ड होते हैं या हाइपर कंजुगेशन से। तो यहाँ पे क्या है कि देखो कार्बन आयन, तो कार्बन आयन क्या इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसमें नीचे लिखो, हेडिंग लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या लिखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो इसमें नीचे लिखो, देखो कार्बन आयन आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, so they are stabilized by इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच है तो किससे स्टेबलाइज्ड होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से। ठीक है, तो मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जो उससे इलेक्ट्रॉन को खींच के उसका चार्ज कम करेगा, तो क्या होगा? उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें नीचे लिखो इफेक्ट विच रिड्यूसेस द चार्ज ऑफ कार्बन फ्रॉम कार्बन आयन, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी जो होगी, तो वो ध्यान रखना माइनस आई से माइनस एम से बढ़ता है, मतलब माइनस आई माइनस एम से बढ़ेगा। जितना ज़्यादा विड्रॉ करोगे उतना स्टेबल। याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इफेक्ट से स्टेबलाइज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इफेक्ट से। और इसका जो स्टेबिलिटी जो होगा ये कम होता है प्लस आई से प्लस एम से एंड हाइपर कंजुगेशन से। तो हाइपर कंजुगेशन से भी कम होगा, प्लस आई से भी कम होगा, प्लस एम से भी कम होगा। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी इन तीनों से कम होता है, एंड माइनस आई एंड माइनस एम से क्या होता है? इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, ये तो चलो बस मतलब आप ये समझ लो कि जो कटायन में किया था उसके उल्टा अनायन में करना है। ठीक है, पर एक चीज को बस ध्यान रखना कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस एक सिंगल इफेक्ट है जो मॉलिक्यूल को हमेशा स्टेबलाइज करता है। रेजोनेंस चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो, हमेशा स्टेबलाइज करेगा, बाकी सारे इफेक्ट उल्टे चलेंगे। ठीक है, या कुछ वैसा केस कि अनायन अगर एरोमेटिक बनना है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज सारे इफेक्ट उल्टे हैं। जैसे कि वो प्लस आई से स्टेबल हो रहा था, माइनस आई से स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें नीचे कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन decreases and due to minus I effect stability of कार्बन आयन increases। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया था पर होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई प्लस एम माइनस ए माइनस एम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइपर कंजुगेशन मतलब कार्बन आयन से सीधा सीधा नहीं होगा, तो हाइपर कंजुगेशन कार्बन आयन में नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिर्फ प्लस आई माइनस आई से देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो CH3 जो अनायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल है इस बार, और इससे कम होगा ये। आप जब कार्बन मतलब चेन बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी इस बार कम होगी। तो इस बार प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी कम होगा। तो मैं कुछ करने के पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो जो कटायन होता है, कटायन, तो कटायन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टर्सरी, अरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कटायन के लिए। और अनायन के लिए क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए कि जब भी बोले कटायन मतलब टर्सरी इज मोस्ट स्टेबल, और जब भी बोले अनायन तो प्राइमरी इज मोस्ट स्टेबल। तो इनका डिग्री के हिसाब से स्टेबिलिटी आपके दिमाग को बैठा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अब आगे लिखते हैं, इसमें आगे क्या हो सकता है देखते हैं। वेरी सिंपल, माइनस आई ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, माइनस आई कम हो रहा है स्टेबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है, जितना विड्रॉ करोगे उतना स्टेबल।
तो पास आने से माइनस आई बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इन सब बातों को समझ में आपको आ रहा होगा। तो प्लस आई से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, और माइनस आई से क्या होता है आपके पास स्टेबिलिटी, मतलब सॉरी, प्लस आई से क्या होता है स्टेबिलिटी कम होता है, और माइनस आई से स्टेबिलिटी बढ़ता है। प्लस आई से स्टेबिलिटी कम, माइनस आई से स्टेबिलिटी ज़्यादा। मतलब कटायन और अनायन में सारे इफेक्ट उल्टे चलते हैं, पर एक इफेक्ट है जो दोनों के लिए सेम है, वो रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है कि हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाना। तो इसमें नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट लिखो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस ड्यू टू delocalization of lone pair and negative charge। तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो देखते हैं क्या समझते हैं। अभी देखो यही लिखा था थोड़ी देर पहले, यही मतलब अरे ये प्राइमरी में सबसे स्टेबल था, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये, ठीक है। रेजोनेंस हो रहा है, अरे एलाइलिक एनायन स्टेबिलिटी बढ़ेगा, फिर इससे ज़्यादा स्टेबल ये बेंजीन, और वही और बेंजीन लगा दो, बढ़ाओ स्टेबिलिटी, और बेंजीन लगाओ और स्टेबल, तो जितना बेंजीन उतना स्टेबल, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ता है, ठीक है। ये देखो इसको करते हैं हम लोगों ने कटायन में ऐसा कुछ केस किया था, अब अनायन में सोचते क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस है भाई, और रेजोनेंस के आसपास तो कोई नहीं, तो अनडाउटफुली सबसे स्टेबल है सेकंड, दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा। डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं दे पाता, फिर भी माइनस आई तो लगाता है ना, माइनस आई में सबसे लास्ट, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जो भी खींच के इलेक्ट्रॉन मतलब उसका कम करे वो स्टेबल। एक तो ये बेचारा खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, ऊपर से ये सब प्लस आई दे रहे और दे रहे, और लो, तो ये कहेगा भाई कितना अनस्टेबल करोगे, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे वो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के बाद 3 और फिर 1। तो देखो कटायन में क्या था, कटायन में अगर कटायन होता तो इसके बाद ये था, अनायन में इसके बाद ये। तो चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए, रेजोनेंस की वजह से सबकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल ये कम। तो कई बार लोग ऐसा याद कर लेते हैं कि नहीं कटायन और अनायन उल्टे चलते हैं, हर जगह उल्टे नहीं चलते। रेजोनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो सबको स्टेबलाइज करता है। तो ये कटायन में भी मोस्ट स्टेबल ये वाला केस था, और अनायन में भी। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हमेशा उल्टे चले, हाँ तो कुछ इफेक्ट होते हैं जो उल्टे चलते हैं, और कुछ में दोनों एक जैसे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं फिर से, देखो भाई हाइब्रिडाइजेशन में वही वाली बात कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें नीचे लिखो, तो नीचे लिखते हैं इसमें लिखो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उसका जो स्टेबिलिटी होता है वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप लोगों को अब याद ही हो गया होगा, sp ज़्यादा होता है, फिर sp2, फिर sp3। वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो sp है वो। तो ये इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये तो चलो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। तो कोई ये 3 केस, ठीक है। समझो सबसे पहले, आराम से समझो। देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं, यहाँ रेजोनेंस नहीं, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ये है, हम लोग इसको कहते हैं sp2। अरे रेजोनेंस की वजह से sp2 हो जाएगा, आप निकाल के देखो एक हाइड्रोजन भी रहेगा।
तो रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं sp2 डीलोकलाइज्ड। ठीक है, sp2 है और डीलोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये sp मतलब ये sp3 है, अरे आप देखो sp3 है ये, और ये भी sp2। अब ऑब्वियस है ना कि देखो सबसे पहले ये लोकलाइज्ड है, वो डीलोकलाइज, तो डीलोकलाइज वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए 1 ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 3, ये sp2 है, और फिर इसके बाद आपके पास 2। ठीक है, तो अगर सेम टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रहा तो उसमें डीलोकलाइज वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज मतलब कंपेयर टू लोकलाइज, तो जहाँ रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अब इसमें देखो मैं एक आपको इंटरेस्टिंग एक मतलब बात समझा रहा हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल होता है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है। देखो आप बोलोगे सर रेजोनेंस हो रहा है, हाँ रेजोनेंस हो रहा है नो डाउट, पर आप ये बताओ ये कैसा है, ये sp है और ये कैसा है, ये sp2। तो नो डाउट कि वो sp2 है और ये sp है, तो वह रेजोनेंस हो रहा है, पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस है, ज़्यादा स्टेबल होगा। और इवन रेजोनेंस करने के बाद भी जब ये इधर आएगा तो ये sp2 पे ही आएगा, तो sp2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर आप लिखना चाहो तो ये ध्यान रखने से ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसके बाद आएगा ये, तो ये ध्यान रखना कि sp जो होता है sp उसकी स्टेबिलिटी sp मतलब sp2 डीलोकलाइज से ज़्यादा होता है। डीलोकलाइज का मतलब कि रेजोनेंस। तो अगर आप इसमें देखना चाहो तो देखो ऐसा होता है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर sp2 इसके ऊपर sp2 डीलोकलाइज्ड, मतलब रेजोनेंस हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, पर इससे ज़्यादा होता है sp। ठीक है, sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो इससे ज़्यादा ये होता है, मतलब बेंजीन से भी ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ठीक है, ये तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ बहुत क्लियर है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वही एक एरोमेटिक वाला, अगर कभी ऐसा हुआ कि कार्बोनाइन लगने से कोई रिंग एरोमेटिक हो गया, तो समझ लो कि उस कार्बोनाइन को एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और वैसे कार्बोनाइन नॉर्मली बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ कार्बोनाइन मेक्स अ रिंग एरोमेटिक देन दैट टाइप ऑफ कार्बोनाइन आर वेरी स्टेबल। तो जैसे कि ये एक रिंग है मान लो, ठीक है, ये एक रिंग है और इस पे अगर माइनस चार्ज आ जाए, ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ये इवन इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें माइनस चार्ज उस रिंग को एरोमेटिक बनाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये तो एरोमेटिक वाला ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसके अलावा देखो वो जो 3 मेंबर रिंग के बाहर वो जो बताया था ना आपको कार्बोकैटायन में कि 3 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो सब बातें सही थी, पर वो सब बातें सिर्फ कैटायन के लिए वैलिड है। और 3 मेंबर रिंग के बाहर अगर आप अनायन में चार्ज लगाते हो, मतलब अनायन का चार्ज लगाते हो, नेगेटिव चार्ज लगाते हो, तो एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे स्टेबिलिटी को कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो वो जो 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज लगाओ स्टेबिलिटी बढ़ता है, वो कैटायन के लिए वैलिड था, पर अगर नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने कैटायन में कहा था कि अगर कैटायन के बगल में कोई ऐसा मॉलिक्यूल लग जाए जिसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर दे के वो कैटायन का ऑक्टेट पूरा कर देता है, और वैसे केस में कैटायन को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो सबसे स्टेबल होता था। पर अगर अनायन है तो एक तो उस पर लोन पेयर भर भर के, मतलब लोन पेयर उस पर ऊपर से बगल में अगर आपने लोन पेयर लगा दिया कोई, तो उस पर वो और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो 1-2 क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं कैटायन और अनायन के समझने के लिए। देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल,
तो देखो इसमें क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, वो प्राइमरी है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, तो इसलिए सबसे स्टेबल होगा प्राइमरी, फिर आपके अपने मतलब वो प्राइमरी है, ये सेकेंड, ये मतलब ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो कटायन है तो सबसे स्टेबल होगा टर्सरी, तो सबसे स्टेबल 2, फिर 3, फिर 1, प्राइमरी सबसे कम। और अगर इसकी जगह अगर अनायन हो जाए, मान लीजिए हो गया, तो अनायन में इवन पहला वाला सबसे स्टेबल होगा, फिर थर्ड होगा और फिर सेकंड। यहाँ पे देखो ऑर्डर क्लियरली उल्टा होगा, ठीक है। अनायन में ऑर्डर उल्टा हो जाता है कटायन के कंपैरिजन में। और एज सच क्या है कि अब अनायन के लिए कोई अलग पॉइंट नहीं है, मतलब कटायन और अनायन के लिए अगर आप करोगे तो कोई एज सच अलग सा पॉइंट नहीं है। 1-2 पॉइंट में आप लोगों को मतलब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक नीचे क्वेश्चन लिखो, मतलब कटायन का केस जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा होता है, कटायन में बहुत मतलब पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट में कटायन बनता है, अनायन उतना नहीं बनता और अनायन पर उतना ज़्यादा केसेस होते भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को। देखो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ CF3 माइनस एंड CCl3 माइनस, ठीक है। ये एक मतलब बहुत ही मतलब फेमस केस है, फिर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो हर बार चीज़ें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड नहीं होती है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट आता है, मैंने वैसे ये बात कई बार बोला भी एक्चुअल में, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। अगर कभी भी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट आता है और उनमें कुछ कंपेयर करने के लिए आ रहा है, तो अगर सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड का एलिमेंट आया और कंपेयर करना है, तो पहली बात मतलब जो पहला पॉइंट आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो यही है कि क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट चाहे जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, तो उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट यही स्ट्राइक करना चाहिए, दोनों में यही डिफरेंस है जो सबसे मतलब बड़ा ये ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में कि यहां पे क्या होगा कि नो डाउट ये -i लगा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसमें अंदर क्या है, देखो इसके अंदर है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये इधर जा सकता है और यहां पे हो सकता है बैक बॉन्डिंग या डीलोकलाइजेशन हो सकता है, जिसको आप वही डीलोकलाइज मतलब कि चला गया, जहां पे पॉसिबल नहीं है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, जहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है बैक बॉन्डिंग कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो लोन पेयर खत्म हो गया, लोन पेयर खत्म हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो एक्चुअल में जो स्टेबिलिटी है वो ये है कि इससे ज़्यादा स्टेबल ये रहता है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से सोचोगे तो आपको लगेगा ये आंसर, पर एक्चुअल में आंसर ये है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसमें नीचे लिखो क्लोरीन है वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इन केस ऑफ CCl3 माइनस नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव, back bonding is possible, so CCl3 negative is more stable than CF3 negative, ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखो वही एज सच और कोई पॉइंट है नहीं डिफरेंट आपका कार्बन आयन के बारे में, पर जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के लास्ट में किया था कि बेंजीन के अलग अलग केसेस को हमने किया था और फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझा था, तो वही सेम अभी हम लोग करेंगे अनायन के लिए। चीज़ों को आपको उल्टा सोचना है और हम लोग उन चीज़ों को इसलिए बार बार करेंगे क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला NO2
तो NO2 का मतलब ये कि अगर NO2 की जगह CHO आ जाए तब भी आपको वही सोचना है, CHO की जगह अगर मान लो आपका CN आ जाए तब भी वही, मतलब ये सब एक ही जैसे मॉलिक्यूल है। क्लोरीन की जगह अगर मान लो फ्लोरीन ब्रोमीन आ जाए तो एक ही जैसा सोचना है। जब मान लो अगर मतलब OCH3 की जगह अगर OH आ जाए तो सब एक ही जैसे मॉलिक्यूल है। तो हम लोग वही केस करेंगे, पहले सेम पोजीशन पे अलग अलग मॉलिक्यूल को लगाएंगे और फिर सेम मॉलिक्यूल को अलग अलग पोजीशन पे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो चलो उनको कंपेयर करते हैं। तो कुछ केसेस बेंजीन के कवर करते हैं अनायन में भी। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सब रिवाइज कर रहे हैं, सब आप लोगों को याद होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ग्रुप होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती, कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गए। अब देखो इसमें समझते हैं, कुछ नहीं हो रहा, -I -M। अरे मेटा पे मेसोमेरी काम नहीं करता, पैरा पे तो सभी काम करता है। तो ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और पैरा पे तो सभी काम करता है। इसका -I +M से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन हो सकता है, इवन अगर आप क्लोरीन की जगह अगर आप मान लो NO लेते हो, NO वो भी हो सकता है, NO या इवन फ्लोरीन ब्रोमीन ऐसे भी कुछ लग के आ सकते हैं, ठीक है। तो सब वो एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मतलब वो जो हम लोगों ने लिखा था ना मतलब 2-3 लेक्चर पहले, ओवरऑल इफेक्ट, तो उसमें जैसे मैंने एक केस ले लिया स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, एक वीक विड्रॉइंग, तो हर एक मैंने एग्जाम्पल पिक कर लिया। दिस इज +M इसमें ज़्यादा होता है -I से, और +M डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है, ये है वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये अब एक तो ऑलरेडी अनायन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत स्टेबल है, ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ विड्रॉ कर रहे हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे ऊपर आप उसको दे रहे हो, अरे भाई दोगे तो और अनस्टेबल होगा, उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, आप उसको और दे रहे हो तो वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल होगा वो होगा 2। मेरा आंसर लिखने के पहले सब लोग अपने हिसाब से आंसर जरूर लिख लेना है इसको। फिर होगा 3, फिर 1, फिर 5 एंड फिर 4, ठीक है। तो 4 वाले में क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। मेटा पे क्या होता है, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, -I। तो देखो यहाँ मेटा पे मेसोमेरी काम नहीं करता, -I एंड +I, ठीक है। -I जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी उतने ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 2, 3, फिर 4, फिर 1 और फिर 5, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा। तो -I ज़्यादा स्टेबल, -I जिसका जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल, ठीक है।
और अगर आप बात करोगे ऑर्थो के लिए तो देखो ऑर्थो और पैरा का ऑर्डर सेम है, तो इसमें नीचे लिखोगी ऑर्डर ऑफ ऑर्थो इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ पैरा, तो वो तो सेम रहेगा। अब पहले हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप को क्या है किया है, सेम पोजीशन पे लगाया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेम ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेम ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पे लगा के करते हैं। तो एक एक करके सबको पिक करते हैं। देखो ये, अब एक बात समझो, मैंने कहा है कि कार्बोनाइन जो होता है उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, बहुत क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। पर अच्छा रिंग में तो डबल बॉन्ड है ना, ये ऐसा तो हो सकता है कि ये तोड़ के, मतलब मान लो अगर आपने इसको तोड़ा तो यहाँ पे H+ आ जाए और यहाँ पे मतलब H+ और यहाँ पे माइनस, ठीक है, और ये माइनस चार्ज जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे। अरे इसके साथ तो नहीं जाएगा पर रिंग को तो बढ़ा ही सकता है ना ये, मतलब हाइपर कंजुगेशन कार्बोनाइन पे नहीं होता है, पर ये जो होता है रिंग को तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा ही सकता है। अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो फिर आगे भी आगे फिर ट्रांसफर करेगा, तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, एनायन से तो नहीं होगा पर डबल बॉन्ड से हो सकता है, और एक बार बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर आगे भी ट्रांसफर करने लगेगा, स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। तो हाइपर कंजुगेशन ध्यान रखना कि रिंग में हो सकता है भले एनायन में ना हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है +I से और हाइपर कंजुगेशन दोनों से, ठीक है। यहाँ पे किससे देखो, सिर्फ +I से, और यहाँ पे +I और हाइपर कंजुगेशन दोनों से, तो इसलिए सबसे स्टेबल इसमें होगा फर्स्ट वाला। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फिर थर्ड, तो थर्ड वाले में क्या है कि सिर्फ +I से रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिंग को कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आगे भी कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे +I से भी रिंग को दिया और हाइपर कंजुगेशन से भी दिया, यहाँ पे भी रिंग को +I से भी दे रहा है और हाइपर कंजुगेशन से, और ऊपर से पास में +I ज़्यादा होगा, +I ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम, तो सबसे स्टेबल मतलब अनस्टेबल इसमें होगा 4 वाला और सेकंड वाला इनके बीच में। तो हाइपर कंजुगेशन देखो अनायन में नहीं होता है पर रिंग से हो सकता है डबल बॉन्ड, और रिंग को इलेक्ट्रॉन मिला तो फिर आगे ट्रांसफर भी करने लगेगा तो स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। तो ये इसका आपके पास ऑर्डर रहेगा यहाँ। पास है तो -I भी ज्यादा होगा, -M भी ज्यादा होगा, फिर 4, फिर 2, फिर 3 और फिर 1, ठीक है, ये ऑर्डर। दूर वाले का -I कम होगा, इसका -I ज्यादा होगा, बस ये इसका ऑर्डर होगा। अगर हेलोजन लगा है तो सिर्फ -I, जैसे जैसे दूर जाएंगे -I कम तो स्टेबिलिटी कम, तो इसलिए इसमें 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो -I कम होगा, -I कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। ये +M भी लगा रहा है, सिर्फ -I और -I और +M, ठीक है। तो -I लगा रहा है थर्ड वाला, इसलिए थर्ड वाला सबसे स्टेबल, और फिर आपके पास 1, ठीक है। देखो जो पास होगा उसका -I ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसलिए 4 और फिर आपके पास 2, ये इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कवर कर लिया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, वो जो ब्रिज हेड मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, वो ये था कि आपका ब्रिज हेड पे कार्बोकार्बोनाइन एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बोनाइन तो करेगा ही करेगा ब्रिज हेड पे। अरे कार्बोनाइन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कार्बोनाइन होने के बाद भी वो sp3 रहता है, तो ब्रिज हेड पे कार्बोनाइन एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्रिज हेड पे कार्बोकार्बोनाइन एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रिज हेड पे कार्बोकार्बोनाइन एग्जिस्ट नहीं करते, कार्बोनाइन एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग देखो करते हैं फ्री रेडिकल, तो
फटाफट। अब देखो जो सबसे मेन था वो कटायन था, हम लोगों फिर अनायन भी कर लिया है, और अनायन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब से स्टेबलाइज होता है। अब हम लोग करते हैं फ्री रेडिकल। तो देखो फ्री रेडिकल का मतलब ये कि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो फ्री रेडिकल का मतलब ये है कि ये एक इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसको हम लोग नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइज से लिखते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, उतना इजीली क्रिएट नहीं होता एक्चुअल में केमिस्ट्री में, और इसके आपको केसेस भी काफ़ी कम मिलेंगे। मतलब देखो ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50-60% मॉलिक्यूल में तो कटायन ही बनता है, 20-30% में अनायन बनता है, फिर 5-10 जगहों पे ये बनेगा, और बाकी 5% या 10% जो बच गए उनमें बाकी बचे हुए इंटरमीडिएट। तो ऊपर से हम लोग जो स्टार्ट किए तो नीचे की तरफ आ रहे तो उनके केसेस कम मिलते हैं, तो इसके केसेस काफ़ी कम होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज़्यादा ये बनता नहीं एक्चुअल में। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, मतलब ये एक तो पहली बात तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसमें भी देखो कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो इसमें नीचे लिखो कि इन फ्री रेडिकल octet of carbon is incomplete, so free radical is also a electron deficient species. So free radical are stabilized by electron donating effect, and they are destabilized by इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से स्टेबलाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से डिस्टेबलाइज होते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो काफ़ी हद तक कटायन से मिलता जुलता है, मतलब काफ़ी हद तक, सिर्फ इक्का दुक्का केस को छोड़ के इसका जो ऑर्डर है वो कटायन से मिलता जुलता है, ठीक है। एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्री रेडिकल ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है, वो चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो कहलाता है जो लोन पेयर ले सके। फ्री रेडिकल में लोन पेयर लेने की क्षमता नहीं, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाता है, वो ध्यान रखना है। एक मतलब लोगों को लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ वो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और यही से उनसे गलती हो जाती है। देखो हर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, पर सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है दिस डज नॉट मीन्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगा, मतलब ये लुईस एसिड नहीं है। तो इसमें नीचे लिखो फ्री रेडिकल डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, सो इट इज not an electrophile, that is it is not a Lewis acid। ये ध्यान रखना ये लुईस एसिड नहीं है, ठीक है। एक बात नीचे नोट करके लिखो एवरी इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बट ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। तो सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। इलेक्ट्रोफाइल के लिए वैकेंट ऑर्बिटल का होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इनमें जो स्टेबिलिटी जो होती है वो +I+M से बढ़ता है, इनमें हाइपर कंजुगेशन भी होता है, और इनका जो स्टेबिलिटी जो होगा वो -I और -M से कम होता है, ठीक है। ये तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट। और इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा केसेस बन नहीं सकते, जैसे एरोमेटिक वाला केस, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी कार्बन पे बच गया तो वो मॉलिक्यूल कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, ज़्यादा केसेस होते नहीं है, इनके ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते नहीं है, इसलिए आपको बहुत केस घुमा फिरा के नहीं आ सकता है। तो पहले सिंपल से देखते हैं। आप इसको नॉर्मली किसकी तरह समझना, नॉर्मली इसको समझना कार्बोकैटायन की तरह, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना ये स्टेबिलिटी इस तरह से बढ़ रहा है इसमें। इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है
कि मैंने कटायन में बताया था, कटायन में कि जो टर्सरी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी वाला कटायन ज़्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। मतलब क्या होता है कि जो कटायन के केस में क्या होता है, मैंने बताया था कि हाइपर कंजुगेशन में बहुत ताकत होती है। जब उनका नंबर 7 या 7 से ज़्यादा होने लगता है तो रेजोनेंस पे भी भारी पड़ जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पर फ्री रेडिकल के केस में ऐसा नहीं है। आप मेरा लेक्चर जाके देखो हाइपर कंजुगेशन वाला फ्री रेडिकल का, तो मैंने ये बोला था कि फ्री रेडिकल में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल में रेजोनेंस मतलब हाइपर कंजुगेशन करवाने के लिए फ्री रेडिकल में जैसे आपको अगर हाइपर कंजुगेशन करवाना है तो उसको तोड़ के तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करना पड़ेगा जो उतना इजीली होता नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है कि फ्री रेडिकल में इफेक्टिव नहीं होता है, तो उनका नंबर कितना भी बढ़ जाए वो रेजोनेंस से इसमें हमेशा वीक रहता है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन इज नॉट वेरी इफेक्टिव। सो in case of free radical hyper conjugation is always weaker effect as compared to resonance। तो इसमें क्या होगा, जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो हमेशा वीकर इफेक्ट होगा, इज ऑलवेज वीकर इफेक्ट एज कंपेयर टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से हमेशा वो वीकर होगा, ध्यान रखना। तो वो हमेशा वीक होगा, ये हमेशा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन मतलब वीक ही रहेगा भले कितना हो जाए। तो ये याद रखना कि जो टर्सरी वाला होता है वो आपके पास क्या होता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक से कम स्टेबल होता है। ये बात लिख भी लो, लिखो इन केस ऑफ फ्री रेडिकल टर्सरी फ्री रेडिकल, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल टर्सरी फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल देन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। तो जो टर्सरी वाला रहता है वो एलाइलिक और बेंजाइलिक से कम स्टेबल होता है, बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो टर्सरी वाला कम स्टेबल होता है। बाकी इसमें ऐसा कोई मतलब नया पॉइंट नहीं है। बाकी जैसे आप कुछ करना चाहो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी जो कटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से था वही सेम। डबल बॉन्ड पे लगाओगे तो कम स्टेबल होगा और ट्रिपल बॉन्ड पे करोगे तो और कम स्टेबल होगा। इनमें देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो 2 वाला होगा, रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पे तो सिर्फ प्लस आई लगेगा और यहाँ पे ये माइनस आई लगा सकता है। और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा कि डबल बॉन्ड पे आ गया। डबल बॉन्ड तो मतलब आप समझ लो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम, तो वो सबसे कम स्टेबल तो डबल बॉन्ड वाला होगा। पर इनमें वही 1 और फिर 3, वही कुछ कटायन के जैसे सोचना, आपको ऑर्डर का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी रेजोनेंस की जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, पर रेजोनेंस हमेशा इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल पे भारी पड़ता है। बाकी जो ऑर्डर निकालना है सिर्फ कटायन की तरह सोचोगे आपका हो जाएगा। इसमें एरोमेटिक वाला केस होता नहीं है इसमें, और इसमें 3 मेंबर रिंग के बाहर जो स्टेबिलिटी होता है वो सब केस भी नहीं होते, और इवन इसमें ये केस भी नहीं होगा। एक चीज़ और, एक ये केस बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली बात तो कटायन पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर दे सकता है, और यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, ऑक्टेट पूरा कर दिया, मतलब जिसको मैंने कहा था ना इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये इससे बहुत ज़्यादा स्टेबल, मतलब इससे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत स्टेबल होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखो इन दोनों, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, अगर आप डबल बॉन्ड, अरे मान लो ये शिफ्ट किया तो मान लो डबल बॉन्ड बनाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 8 है पर यहाँ पे 9 हो जाएगा। अरे करके देखो कौन 9 हो गया। या अगर आप मान लो ऐसा सोचते हो कि जैसे आपके पास लोन पेयर है,
अब दोनों को मिला दो तो इसमें यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये लोन पेयर दे नहीं पाएगा। अगर एक बॉन्ड बनाओगे तो इस पे 9 हो जाएगा, पूरा ट्रांसफर करोगे तो इस पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लो लोन पेयर दे नहीं पाएगा ऑक्सीजन। ये केस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है। ये लोन पेयर एक्चुअल में दे नहीं पाएगा, ये बात को ध्यान रखना। तो ऐसे केस में लोन पेयर तो नहीं दे पाया, पर कुछ करे ना करे ऑक्सीजन -I तो लगाएगा। -I एक ऐसा इफेक्ट है जो हमेशा अप्लाई होता है, और ये क्या, ये +I लगाएगा, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। तो मतलब वही जैसा मैंने बताया कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। फ्री रेडिकल तो कोई इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि लोन पेयर ले लिया स्टेबल हो गई, ये लोन पेयर नहीं ले सकता है, ये बात को ध्यान रखना। हाँ, नो डाउट फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, +I से +M से स्टेबलाइज होते हैं, पर वो लोन पेयर नहीं ले सकता है। तो ऐसे कोई केस में, मतलब ऐसे किसी केस में उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिख लो, इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो when electron donating group like oxygen and nitrogen are placed adjacent to free radical, in that case also stability of free radical decreases. In that case also stability of free radical decreases because free radical cannot accept lone pair of ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, एक लास्ट केस करते हैं फ्री रेडिकल पे और हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। यहां पे ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं दे पाएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं दे पाएगा। मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर मतलब कार्बन को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको नहीं मिलेगा। वैसे केस में कुछ होना हो तो -I तो जब पास होगा तो -I ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो इसलिए इसमें ऑर्डर में 1, फिर 4 होगा, फिर 3 और फिर 2। तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो फ्री रेडिकल के केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं मिलेगा, पर उसका -I तो अप्लाई होगा ही होगा, और -I अप्लाई होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये इसमें स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑर्डर आएगा।